जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सुल्तान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा, और नहीं जा रहा है तो भाई साहब चले जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास है भाई साहब, है ना, इसलिए जाएगा। तो आज मुझे हम करने क्या वाले मैं आपको बता दूं। हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है मेडिसिन डिटरमिनेंट। ये हमारा आई गेस 8वां या 9वां लेक्चर है हमारा, ठीक है, 8th या 9th लेक्चर है हमारा। तो इसमें हमने इससे पहले काफी सारी चीजें करा दी, मैट्रिसेस के बारे में बता दिया, डिटरमिनेंट के बारे में बता दिया, प्रॉपर्टी बता दी, एडजॉइंट प्रॉपर्टी बता दी, इनवर्स की प्रॉपर्टी भी बता दी है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम मैट्रिक्स की हेल्प से ना बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, किसी भी एक पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं टेट्राहेड्रन का। बहुत सारी अलग अलग चीजें मैट्रिक्स की हेल्प से हो जाती है। तो उसी में एक चीज और होती है मैट्रिक्स की हेल्प से, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। अब लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व करने की सर हमारे को मैट्रिक्स की हेल्प क्यों चाहिए, मतलब मैट्रिक्स की जरूरत क्या है उसको सॉल्व करने के लिए। हमको तो पहले से ही आता है, हमारे पास में 4 मेथड होते थे। हमने क्लास 10 में सीखा था, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। इससे हम सारे के सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते थे। तो अब मैट्रिक्स की क्या नीड है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो मैट्रिक्स जो है ना, ये ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। फॉर एग्जांपल, आप इसको बड़ा आराम से सॉल्व कर दोगे। अगर मैंने बोला x + y = 4 है और x - y = 3 है, तो x और y की वैल्यू बताओ। तो कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। आप क्या करेंगे, इस y से y कट करेंगे, x और x 2x होता है, 4 + 3 7 होता है, तो x की वैल्यू 7/2 होगी। ये लो आ गया आंसर x की वैल्यू। इसी तरीके से y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन अगर क्या हो, आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई साहब हमारे पास में x + y 4 नहीं है, हमारे पास में x + y + z ये है कुछ, है ना, x - y + z ये कुछ और है, और x - y - z ये कुछ और है, सपोज करो, है ना। तो अगर मैंने बोला है कि अब इसको सॉल्व करके बताओ x - z की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर आपको अब सब मान लेते इसको सॉल्व करना पड़ा, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे तो शायद ये सॉल्व हो जाए। लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, इसको बड़ा कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा फिर उस केस में। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ है ना। और अगर मैं सपोज करूं यहाँ पे वेरिएबल और बढ़ा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, x + y + z + w, है ना, इज इक्वल टू, मान लेते हैं 4 ले लिया हमने, x - y + 2z + 4w इज इक्वल टू, मान लेते हैं मैंने 9 ले लिया, ठीक, कुछ भी ऐसी, है ना। तो x 2x + y - 2z + 3w इज इक्वल टू, मान लेते हैं मैंने 4 ले लिया अगेन, है ना। और उसके बाद में मैंने एक और इक्वेशन और बना दी, मान लेते हैं 3x + 2y, है ना, प्लस 4z - 8w इज इक्वल टू, मान लेते हैं 5 ले लिया। मैंने बोला x y z और w की वैल्यू बताओ। टफ है, अब ये टफ अब नहीं बनेगी तुम्हारे से, ठीक है। अब तुम एलिमिनेशन मेथड लगाते होगे, एलिमिनेशन से काम नहीं चलेगा इसमें। क्यों नहीं काम चलेगा भाई साहब, इतने सारे 4 वेरिएबल की इक्वेशन है, कैसे सॉल्व होगी। एलिमिनेशन मेथड में तो क्या करते हैं, इक्वल करके कट करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशन आ सकती हैं, या पेयर ऑफ इक्वेशंस आ सकते हैं, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ सकते हैं, जिनको हम बेसिक मेथड से, क्लास 10 वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब क्या है, अब कुछ ऐसे मेथड की जरूरत है ना, कि जिनसे ये चीजें भी सॉल्व हो जाए। तो ऐसे मेथड को बताने के लिए हमारे पास में 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग। पहले है गॉस जॉर्डन और दूसरा नाम है क्रैमर, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं गॉस जॉर्डन के बारे में, कल के वीडियो में या थोड़ा बहुत क्रैमर भी पढ़ लेंगे। चलो एक काम करते हैं, दोनों चीजें पढ़ते हैं। आज हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, क्रैमर एंड गॉस जॉर्डन, ठीक है। तो गॉस जॉर्डन मतलब गॉस अलग है, जो फिजिक्स में आते थे, ये है गॉस, आ गया, ये है, ठीक है, ये गॉस है, इनका नाम है गॉस, ठीक है। जो गॉस थ्योरम है ना, फिजिक्स में आपने पढ़ी हुई गॉस थ्योरम, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स में बड़ा काम कर रहा है, और इनके साथ में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्डन। बड़े तगड़े, मतलब दिखने में मतलब स्मार्ट पर्सनालिटी के, बीएड रखे थे। आप उसको नेट पे सर्च करना, उनको बढ़िया लगेगी, मतलब आपको दिखेगा उसमें जो है ना, जॉर्डन नाम का मैथमेटिशियन सर्च करना, आपको मिलेंगे वो, बढ़िया, ठीक है। तो उनकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया थी। ये है गॉस, और उनके साथ में एक थे मैथमेटिशियन जिनका नाम था जॉर्डन। उन्होंने मिलकर एक मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक रूल दिया था, जिसका नाम उन्होंने दिया गॉस जॉर्डन। ऊपर है क्रैमर, क्रैमर ने अपना एक रूल दिया है, उन्होंने उसको अपने नाम से
बताया ऑब्वियसली, है ना, तो उसका नाम है क्रैमर रूल। पहले क्रैमर रूल पे क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन अब क्या हुआ 2025 ऑनवर्ड क्या होने लगे हैं कि क्वेश्चन उस पे क्रैमर रूल पे ज्यादा पूछने लगे। जनरली हम क्या करते थे, गॉस जॉर्डन रूल पे क्वेश्चन लेते थे, क्योंकि अब वो लेटेस्ट पैटर्न पे वो क्रैमर रूल पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गॉस जॉर्डन रूल से। देखो हमने क्लास 10th पे ही वापस आते हैं पहले ना, इसके लिए हम क्लास 10th में हमने ये पढ़ा था कि कभी भी अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है और आपको उसको सॉल्व करना है, कोई भी मैट्रिक्स है और आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, कोई भी सेट ऑफ इक्वेशन से आपको उसको सॉल्व करना है, तो जैसे लीनियर है अगर वो, है ना, लीनियर का मतलब ये होता है जैसे सपोज करो x + 2y सपोज करो दे दिया मैंने 5 और 3x + 4y मान लेते कुछ और दे दिया मैंने, ठीक है ना, मान लेते मैंने बोल दिया 9 है, बोला इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते थे। एक होता था एलिमिनेशन मेथड, है ना, एक होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम हिंदी में बोले तो विलोपन विधि बोलते थे, प्रतिस्थापन विधि बोलते थे। एक होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम ब्रज गुणन विधि बोलते थे, ठीक है। ये तीन मेथड से हम इसको सॉल्व करते थे। जब भी दो लीनियर इक्वेशन के पेयर को, मतलब दो लीनियर इक्वेशन है मिलके एक पेयर बना रही है, इनको कभी सॉल्व करा जाता है तो होता क्या है कि इसका ग्राफ कभी बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनता है, मतलब सीधी रेखा बनती है। तो अगर मान लेते हैं इस इक्वेशन का मैं आपसे ग्राफ पूछूंगा तो याद रखिएगा इस इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो होता क्या है कि दो इक्वेशन को ना, अगर हमारे पास में दो इक्वेशन लिखी हुई है तो उनको लिखने का तरीका ये होता है a1x + b1y + c1z = 0। ये होती है इक्वेशन की, हम बोलते हैं जनरल फॉर्म इसको। इक्वेशन की क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। दूसरी होती है, अगर दूसरी इक्वेशन दे रहे हैं a2x + b2y + c2z = 0, ठीक है। ये होती है इक्वेशन की जनरल। साइड ना लो क्योंकि हम 3 डायमेंशन में बात नहीं कर रहे हैं, c1 और c2 कर लेते हैं, ठीक है। a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन है अगर मान लेते हैं लाइन की, तो इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। a1 b1 c1 क्या होते हैं, ये नंबर होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। a1 होता है x का कोएफिशिएंट, b1 होता है y का कोएफिशिएंट और c1 होता है कांस्टेंट पार्ट। a2 होता है x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, b2 होता है y का कोएफिशिएंट सेकंड स्टेट में, मतलब सेकंड इक्वेशन में, और c2 होता है बची का कांस्टेंट पार्ट इन द सेकंड इक्वेशन। तो होता क्या है कि जब भी आप मान लेते हैं इनका ग्राफ बनाएंगे, तो इनका ग्राफ मुझे तो पता है कि स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएंगी और दो आएगी, इसकी एक बनेगी, इसकी एक बनेगी, मतलब इसकी पहली वाली की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सेकंड वाली की एक स्ट्रेट लाइन। अब जब भी कोई भी हम 2D प्लेन पे दो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, सपोज करो तो कोई 2D प्लेन है उस पे दो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर सकती है। अब क्या क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकती है, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर दें। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है एक पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को कट कर दें, ऐसे कट कर दें, तो या तो ये इंटरसेक्ट कर दें, ठीक है, या तो ये ऐसा हो जाए कि या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी भी ऐसे जा रही है, पैरेलल है, दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है, ठीक है, दोनों सेम ही एंगल पे इंक्लाइन है, मतलब सेम ही एंगल पे झुकी हुई है। तो अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन भी ऐसी ही उसके बगल में, ठीक है ना, ऐसे। तो दोनों लाइन क्या है, या तो पैरेलल है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके जो पहली वाली लाइन के पॉइंट्स हैं वो दूसरी वाली लाइन के जो है ना पॉइंट्स पर लाई करेंगे, कुछ पॉइंट या लगभग पूरे पॉइंट, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि मतलब एक लाइन है तुम्हारे पास में, तुमने क्या करा उसके ऊपर एक और लाइन डाल दी, ऐसे करके डाल दी। तो होता क्या है कि इसके जो सारे पॉइंट होते हैं, पहली वाली लाइन के जो सारे पॉइंट होते हैं और दूसरी वाली लाइन के सारे पॉइंट के ऊपर होते हैं, देख पा रहे हैं, है ना, इनको बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइन। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं, और इसको कोइंसिडेंट भी जाना जाता है। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है सेम ही पॉइंट पर दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो अब ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं, या तो ये लाइन पैरेलल हो सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या तो ये कोइंसिडेंट हो सकती है। ये क्लास 10 की बात है। तो हम क्या इसका ग्राफ बना के पता लगाते थे कि ये पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, तो ऐसा नहीं होता। इसमें होता क्या था कि अगर क्या करते हैं हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, किनको a1 a2 को और b1 b2 को, ठीक है। अगर क्या होता था a1 और a2 को डिवाइड करा आपने
मतलब इसको मतलब इसको और इसको डिवाइड करा, और आपने क्या करा b1 और b2 को भी डिवाइड करा, यानी इसको y के कोएफिशिएंट को आपस में डिवाइड करा, और ये दोनों इक्वल नहीं आए, ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो उस केस में इसका जो होता था यूनिक सॉल्यूशन होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। और ये लाइंस कैसी होती थी, ये लाइंस होती थी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इंटरसेक्टिंग मतलब ये वाली, इसकी फिगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, यूनिक सॉल्यूशन होता था उस केस में इसका, ठीक है। कब, जब इन दोनों को डिवाइड करके जो आ रहा है वो रेशो इसके इक्वल आ रहा है। जैसे ये इस वाली लाइन का कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, जो मैंने यहाँ पे दो लाइन बनाई है इनका कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि 1/3 2/4 के इक्वल नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, क्लियर। अगर मान लेते हैं ऐसा हो जाता कि आपने क्या करा, a1/a2 निकाला, वो इक्वल आ गया b1/b2 के, और वो इक्वल नहीं आया c1/c2 के, ठीक है। उस केस में क्या होता था, नो सॉल्यूशन होता था। क्या होता था, नो सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होती थी, लाइंस होती थी बच्चे पैरेलल, पैरेलल। पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा, पहले दो रेशो इक्वल आ जाएंगे, तीसरा वाला रेशो इक्वल नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 2x + 3y = 7 लिख दिया, और 4x + मान लेते हैं 6y = 8 लिख दिया। अब देखो 2 और 4 को डिवाइड करो, 2/4 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 2 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आता है। 3 और 6 को डिवाइड करो जरा कितना आता है, तो आप बोलेंगे 1/2 आता है। तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 b1/b2 इक्वल आ रहे हैं, है ना। लेकिन 7 और 8 को डिवाइड करके 1/2 नहीं आता, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, शुरुआत के दो इक्वल आ रहे हैं, तीसरा वाला इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो दो लाइन होंगी वो ऐसी होंगी जो पैरेलल है एक दूसरे के, कैसी हैं, पैरेलल हैं। और पैरेलल लाइन के केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्या होता है कि लाइन, दो लाइन जितनी बार एक दूसरे को टच करती है उतने उसके सॉल्यूशन बन सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो अगर लाइन एक ही बार टच कर रही है तो सिर्फ उसका एक यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अगर वो मान लेते बहुत बार टच कर रही है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये टच करते जा रही है और बहुत सारे पॉइंट्स पे टच कर रही है। तो इस केस में इसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन अगर वो मान लेते हैं टच ही नहीं कर रही है, पैरेलल है एक दूसरे के, तो अगर वो लाइन टच ही नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी बार कोई लाइन टच होगी दूसरी लाइन से, ठीक है, पहली लाइन दूसरी लाइन से जितनी बार टच होगी उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। एक बार टच हो रही तो एक, है ना, इनफाइनाइट बार टच हो रही तो इनफाइनाइट, कोई बार टच नहीं हो रही तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ गए। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब तीसरा वाला केस क्या है, अगर मान लेते हैं ऐसा आ जाता है a1/a2 इक्वल आ जाता है b1/b2 के, और ये इक्वल आ जाता है c1/c2। तो इस केस में लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और लाइन कैसी होंगी, तो याद रखिएगा ये होगी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। इसकी फिगर क्या है, इसकी फिगर ये, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल लाइन की फिगर ये है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन की फिगर ये है, कोइंसिडेंट लाइन की फिगर ये है। अब होता क्या है कि जब भी किसी भी इक्वेशन का सेट ऑफ इक्वेशन होती है हमारे पास में और उनका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल होता है, तो उन इक्वेशन का एक नाम होता है, उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है, संगत बोलते हैं इसको हिंदी में, संगत और असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कभी भी अगर आपके पास में कोई सेट ऑफ इक्वेशन है और आप पॉसिबल है आपके लिए कि आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तो हम उस केस में बोलते हैं कि सेट ऑफ इक्वेशन क्या है, वो कंसिस्टेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे तीन कंडीशन मुझे दिखाइए, कौन कौन सी कंडीशन में आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना, निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो लिख रखा है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन आएगा इसका। तो इस केस में इक्वेशन क्या होती है, याद रखिएगा, ये कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या इसमें सॉल्यूशन निकल सकता है, तो अगर लाइन टच ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, लाइन टच ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो ये कैसा होगा बच्चे, ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। अब इस वाले में पूछता हूं क्या इसमें सॉल्यूशन निकल सकता है, तो आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सॉल्यूशन तो निकल रहा है ना।
चाहे वो इनफाइनाइट निकले, चाहे वो 2 निकले, चाहे वो 4 निकले, सॉल्यूशन तो निकल रहा है ना। तो सॉल्यूशन अगर निकल रहा है तो ये भी क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट कब होती है इक्वेशंस? कंसिस्टेंट कब होती है, जब उनका सॉल्यूशन निकल जाए। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन कब आता है। पहले आपको ये सब समझ में आना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है बच्चे, हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। और कभी भी यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसका एक सॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये भी है कि जो ग्राफ है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। नो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कितनी भी लाइन है हमारे पास में, यहाँ पे तो 2 लाइन दी हुई है, 3 भी आएंगी, 4 भी आएंगी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में, कितनी भी लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट कर ही रही है, सबकी सब पैरेलल है। नो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है सारी लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है, ठीक है। याद है बात समझ में? ये है क्लास 10 का कांसेप्ट। जब हम क्लास 10 में थे तो हम ये सब पढ़ते थे। क्या हुआ कि इक्वेशन जब बड़ी हो गई, इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएबल आ गए, तो यहाँ पे ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो सबसे पहले 2 इंसान आते हैं जिनका नाम है गॉस और जॉर्डन। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड दिया जिसका नाम था गॉस जॉर्डन। तो हम सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड होता क्या था, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि अगर सपोज करो आपको ना कोई मैट्रिक्स या कोई डिटरमिनेंट कुछ भी ऐसा है जो आपको सॉल्व करना है, मैं एग्जांपल किसी का भी दे सकता हूं, 2x2 का भी, 3x3 का भी। तो आसान बनाने के लिए सपोज करो मैं क्या करता हूं, 2x2 कोई मैट्रिक्स लेता हूं, उसका एग्जांपल लूंगा, ठीक है। तो सपोज करो मैंने लिखा x + 2y = सपोज 3 और 3x + 4y = मान लेते हैं 7 लिखा। मेरे को इसको सॉल्व करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो गॉस जॉर्डन रूल पहले मैं आपको बता दूं कैसे काम करता है। ये काम करता है इनवर्स पर, ठीक है। गॉस जॉर्डन रूल ये कहता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कुछ कंडीशन में ही सॉल्व कर सकते हो, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होती तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब हर इक्वेशन का आप आंसर ही निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हर इक्वेशन का आंसर नहीं निकलता, कुछ का कंसिस्टेंट निकलता है, कुछ का कंसिस्टेंट नहीं निकलता। मतलब कुछ जो लाइन होती है या तो इंटरसेक्टिंग होती है या तो कोइंसिडेंट होती है, लेकिन कुछ लाइन ऐसी भी होती है जो आपस में क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है ना। इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है यानी वो क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। तो पैरेलल लाइन के केस में नहीं निकलता। तो उन्होंने बोला कि अगर मान लेते हैं आपको पता लगाना है पहले कि उसका आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी इक्वेशन फॉर्म है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे 3 तरह की मैट्रिक्स होती है। पहली मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट जिसको हम A से नाम देते हैं। तो A होता क्या है, मैं दोबारा से बोलता हूं, ये होती है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स। यानी x और y के बगल में क्या-क्या नंबर दिख रहे हैं उनको बोलते हैं कोएफिशिएंट। और इसके अगर हम मैट्रिक्स बना दें तो उसी को A बोला जाता है। तो A क्या है, A है इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, इसका कोएफिशिएंट क्या है 4। तो 1 2 3 4 ये होती है A की वैल्यू। आगे बात समझ में, A क्या है, x y का कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद में होता है x मैट्रिक्स। x एक कॉलम मैट्रिक्स होती है जो होती है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि आपको क्या-क्या निकालना है। आप बोलेंगे सर मुझे ये 2 चीजें निकालनी है x और y, है ना। तो ये जो वेरिएबल की मैट्रिक्स होगी इसको कैपिटल X से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम बोलते हैं मैट्रिक्स B। इसको एक नाम से याद रखते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। जो कांस्टेंट पार्ट होगा उसकी मैट्रिक्स क्या होगी। तो कांस्टेंट पार्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे 3 और 7, ठीक है। तो 3 और 7 क्या हो गई, कांस्टेंट की मैट्रिक्स होगी। क्या आपको समझ में आई? 3 मैट्रिक्स आपको बनानी पड़ेगी, कोएफिशिएंट की, वेरिएबल की, कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको x निकालना है तो वो होता है एक्चुअल में a इनवर्स इनटू b के इक्वल। x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, a इनवर्स इनटू b। तो कभी भी अगर आपको x निकालना है तो a इनवर्स के b से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। x मतलब ये वेरिएबल, ठीक है। अब a इनवर्स होता क्या है, a इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है b से। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंपेयर करके आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 काम होते हैं, 2 काम क्या। सबसे पहले आप ऐसे ही नहीं कि आपने देखा और सीधा सीधा रखना शुरू कर दिया, नहीं ऐसे काम नहीं करेंगे आप कि आपने देखा और सीधा सीधा इसमें यहाँ पे आंसर पुट करने शुरू कर दिए, आपका आंसर नहीं निकलेगा उस केस में। आपको क्या करना है, यहाँ पे
आंसर कुछ कंडीशन में निकलता है, कुछ कंडीशन में पहले ही पता लग जाता है कि उसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या उसके जो है नो सॉल्यूशन का केस है। तो याद रखिएगा, आपको दो कंडीशन याद रखनी है इसमें। पहली ये होती है, आपको सबसे पहले ना सीधा यहाँ पे फॉर्मूले में नहीं डालना, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो ए का अगर मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो जीरो आएगा या तो वो जीरो नहीं आएगा बच्चे। तो सपोज करो पहली कंडीशन लेता हूं मैं, ए डिटरमिनेंट निकाला मैंने इस मैट्रिक्स का, वो जीरो नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आया। नहीं आया तो इस केस में कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर सपोज करो ऐसा हुआ, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, यानी एक आंसर निकाल के आपका आंसर दे देगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ठीक है, आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला और वो जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर नहीं निकलेगा, इसका आंसर निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। तो दोनों चीजें होती हैं। फिर आपको दो केसेस लेने पड़ेंगे। दो केसेस कौन कौन से, पहला केस दूसरा करो। पहला केस होगा एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के, यानी इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसकी बी से मल्टीप्लाई करनी है आपको। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के किससे मल्टीप्लाई करनी है, बी से, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अगर वो जीरो आ गया तो उसका होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या करा, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, उसको बी से मल्टीप्लाई करा और वो जीरो नहीं आया, ठीक है, उस केस में क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और अगर याद रखें, इस केस में लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन से लिया गया, उसको याद कैसे रखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। पैरेलल लाइन की कंडीशन हमने भी ये करवाई थी आपको, a1/e2 इज इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे नॉट इक्वल टू c1/c2 था, याद है, नॉट इक्वल टू c1/c2 था। तो यहीं से नॉट इक्वल टू याद रखो, नॉट इक्वल टू दिखता है तो वो नो सॉल्यूशन का केस है। इक्वल टू दिखता है, यहाँ पे अगर इक्वल टू दिख गया तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है। समझ आ गया? तो अगर इक्वल टू जीरो दिख रहा है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, नॉट इक्वल टू जीरो दिख रहा है तो क्या हो गया बच्चे, नो सॉल्यूशन का केस हो गया। बात समझ में आ गई? तो आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता तो यूनिक सॉल्यूशन है, नॉन जीरो नहीं आता मतलब जीरो आ जाता है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और उसको 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब आपको ये देखना है 20 से मल्टीप्लाई करके जीरो आता है या नहीं आता। जीरो अगर आ गया तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जीरो अगर नहीं आया तो इसका नो सॉल्यूशन। क्लियर है मेरी बात? आपको समझ में आ रही है मेरी बात क्या है? ठीक है, इसको आप नोट करो, मैं थोड़ा सा हटाऊंगा इसमें से चीजों को और मैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि सॉल्व किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप पीछे करके वीडियो को, मैं आपको अब इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखो, जैसे मान लेते हैं इसको ना, क्वेश्चन को हमारे को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन हमारे को दिख रहा है, इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर निकले। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, मेरे को क्या करना है मुझे, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -2। क्या नॉट इक्वल टू जीरो है? बिल्कुल है। तो इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन में लाइन कैसी होती है, तो याद रखिएगा, लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, पहली चीज। अब यूनिक सॉल्यूशन के बाद में हमारे को ये तो पता लग गया कि इसका नेचर क्या है। ठीक है, अब इसका यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, x इज इक्वल टू होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। हाँ या ना, ये होता है ना, 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ a 1 -2। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते थे, इन दोनों को आपस में चेंज करो 2 क्रॉस 2 में, ठीक है, और इन दोनों के सिंबल चेंज कर दो, -3 और -2। इसको b से मल्टीप्लाई कर दो, b कितना है बच्चे, 3 और 7 है। ठीक है, 3 और 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर देखेंगे हम कैसे बनता है। देखो, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है बच्चे कितना, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1।
तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल होती है जब इनके दोनों के ये पीछे वाले सेम होंगे, और नई मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होता है बच्चे। तो नई मैट्रिक्स कितना ऑर्डर की होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी, जो कि क्या होगी 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की होगी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 4 गुना 3 12 हो जाता है, इसको बाहर ही रखते हैं, ठीक है। फिर बीच में प्लस का सिंबल लगाओ, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 में कितना होता है 14, तो माइनस का 14, ठीक है। उसके बाद में 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 किया 9, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 7। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो -1/2 ऊपर आ रहा है -2, नीचे आ रहा है -2, ठीक है। इस 1/2 को अंदर पहुंचा दो तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड होगा, 2 से ये डिवाइड होगा, माइनस को भी अंदर पहुंचा दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास में x की जो वैल्यू आई है वो आ रही है 1,1, ठीक है 1 और 1। तो x था क्या, x था x और 1, जो वेरिएबल हमारे को निकालने थे ये आए हैं 1 1। तो इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी कितनी है बच्चे 1 है, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो करने का तरीका ज्यादा टफ नहीं है, आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है, फिर फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आंसर खत्म, बस सिंपल हलवा जिंदगी, ठीक है। क्लियर है। तो ये था हमारा क्या, गॉस जॉर्डन रूल। कौन सा रूल, गॉस जॉर्डन, है ना। अब दूसरा आता है भाई साहब क्रैमर रूल। क्रैमर जो है वो मैथमेटिशियन बढ़िया है, ठीक है। या एक काम करते हैं, पहले ना गॉस जॉर्डन पे थोड़ा सा क्वेश्चन करवा लेते हैं। क्रैमर रूल के क्वेश्चन जो बीच में आए मैं स्किप कर दूंगा, एक साथ में क्रैमर रूल के क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। या पहले मैं देखता हूं ये वाली क्लास कितनी लंबी पहुंच गई है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, या तो इसको एक ही क्लास में खत्म करूंगा या तो इसको 2 क्लास में डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, चलेगा ना। ज्यादा लंबे का तुम्हारा, तो मेरे को पता है तुम्हारा अटेंशन स्पैन खत्म हो रखा है ना, मेरा भी खत्म नहीं हो रखा है, मैं भी तो YouTube ही देख रहा हूं शॉर्ट्स, ठीक है। चलो क्लियर, चलो ठीक है। फिर मैं काम करता हूं, क्रैमर कराएंगे थोड़ी देर में या नेक्स्ट क्लास में, इसको बाद में बात करेंगे, क्रैमर के ऊपर बात करेंगे, अभी ये वाला करते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ जो क्वेश्चन करवा रहा हूं गॉस जॉर्डन से करवा रहा हूं, है ना। तो सबसे पहला जैसे ये क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे गॉस जॉर्डन पे, ठीक है। क्रैमर वाले स्किप कर दूंगा, जो भी क्रैमर के क्वेश्चन आएंगे वो मैं क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा, बस समझ में आएगा आपको, ओके। चलो स्टार्ट करो इसको। क्वेश्चन ये बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्या हो रहा है, एक मिनट लाइटिंग बढ़ गई, दिखाई दे रहा है, अच्छा ठीक। Which of the following statement is correct? The system of linear equation has no solution, unique solution, exactly 3 solution या infinite number of solution, ठीक है। कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसकी जानकारी जो अच्छे तरीके से देता है वो होता है हमारा गॉस जॉर्डन रूल, ठीक है। गॉस जॉर्डन रूल ये बताता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा या नो सॉल्यूशन देगा, उसके लिए कंडीशन। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर आपको कोई भी ना सिस्टम दे रखा है जैसे 2x + 3y = 4 और आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसको सॉल्व करके एक आंसर अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। और दूसरा दे रखा है 4x + 6y, है ना, = 7। आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये दोनों मिलके कैसा सॉल्यूशन दे रही है। मैं इसको बेसिक मेथड से भी कर सकता हूं जो क्लास 10th वाला होता है, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपको मैट्रिक्स सिखा रहा हूं, मैट्रिक्स वाले मेथड से मैं करके दिखा रहा हूं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आपको सबसे पहले इसकी ना एक मैट्रिक्स बनानी है। तो 2 3 4 6 2 3 4 6 ये बना दी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स नाम दे दो। फिर आपको क्या करना है, एक्स मैट्रिक्स एक बनानी है, एक्स होता है कि क्या क्या निकालना है आपको, और एक मैट्रिक्स बी निकालनी है, बी होता है कि आपके कांस्टेंट पार्ट कौन कौन से। अब दूसरा काम ये रहेगा आपका कि आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसकी से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 4 तिया 12। अगर ये 0 आ गया तो इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला तो करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि भाई साहब डिटरमिनेंट 0 होता है, तो आपको क्या करना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है और इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है बी से बचे। अगर ये 0 आ गया तो इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर ये 0 नहीं आया तो इसका नो सॉल्यूशन, याद रखिएगा। अब मेरे को क्या करना होता है, इसको चेक करना होता है कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ये 0 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, अब दो सॉल्यूशन बचते हैं, इनफाइनाइट मैनी या नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला तो बेकार है, ये वाला तो बेकार दे रखा है, 3 सॉल्यूशन, इसको तो हटा दो, इसका तो कोई काम नहीं है, या तो ये वाला या तो ये वाला, इन दोनों से इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे पता लगाएंगे? एडजॉइंट निकाल के उसके 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया तो वो क्या इनफाइनाइट मैनी, 0 नहीं आया नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एडजॉइंट तो फिर कैसे निकालते थे, इन दोनों को आपस में चेंज करो और इन दोनों के सिंपल चेंज करो बच्चा, -4 -3 और इसको b से मल्टीप्लाई करो। b क्या है? तो b ये है 4 और 7, इससे मल्टीप्लाई करो तो 6 चौक कितना होता है? 24 होता है। 7 ये कितना होता है? 21 होता है। ठीक है, उसके बाद 4 चौक कितना होता है? 16 होता है। 7 दूनी कितना होता है? 14 होता है। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3, ये आ रहा है कितना? -2। ठीक है, सही है। कोई डाउट है यहाँ पे कैसे निकाला मैंने? ये मैट्रिक्स जो बनी है जीरो मैट्रिक्स है या नहीं है? नल मैट्रिक्स है क्या ये? बताओ, नहीं है। द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? याद रखिएगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर कितना? डी इसका, डी फॉर देहरादून मिलिट्री एकेडमी, इसका क्या हो गया भाई साहब? करेक्ट आंसर हो गया। रुक जाओ, पेज पे वापस आ जाता हूं पहले। करंट पेज ये रहा। ठीक है, देहरादून मिलिट्री एकेडमी, एक बार और करके देखते हैं। ये टिक कर लिया मैंने, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आ रहा है क्या करें? आपको क्या याद होना चाहिए? आपको कंडीशन से याद होनी चाहिए। आपको क्या निकालना आना चाहिए? आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलो, अब आपको अगर ये समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको और फिर देखते हैं आपको समझ में कितने आप क्वेश्चन कर सकते हो। 2011 का सेकंड अटेम्प्ट है। आपसे बोला गया है कि आंसर बताओ इसका, है? क्वेश्चन में बोल रखा है कि द साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x + 5y = 7 और 6x + 10y = 18 है। बताओ इसका कितना, कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। चार ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? थोड़ा जल्दी करेंगे। हमारा देखो तरीका वही रहता है, पहले क्वेश्चन हम थोड़े से इजी रखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। जैसे हमको लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो हम थोड़ा थोड़ा करके उसको इंक्रीज कर देंगे, है ना? ऐसे ही होता है हर बार हमारी क्लास में, तो ऐसे ही करेंगे, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो इसको। क्या लगता है इसका क्या होगा आंसर? बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ बच्चों ने जो है इसका आंसर निकाल लिया है। देखो, जिन्होंने ये आंसर निकाला जो मैं निकाल रहा हूँ, अगर वही आपका भी निकला तो बहुत बढ़िया, ये निकला तो देखना क्या मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले तो मेरा काम रहेगा ए निकालना। ए कैसे निकालते हैं? 3, 5, 6, 10। उसके बाद में मेरा काम रहेगा x निकालना, x और y निकालना। उसके बाद मेरा काम रहेगा b निकालना। ठीक है, 7 और 8। सही है। अब सबसे पहला काम डिटरमिनेंट निकालना है। 3 नाम 30 होता है, 6 पंजे 30 होता है, 0 हो गया। 0 जब होता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो दो ऑप्शन हमने हटा दिए। एनी फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन थोड़ी ना कोई आंसर होता है ना? या तो यूनिक होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा, तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ये तीन ही होते हैं। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो गए। अब इन दोनों से एक आंसर है हमारा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ b निकालना है और इसको मल्टीप्लाई करना है जिससे b से। एडजॉइंट ऑफ b कैसे निकालते हैं? इन दोनों को आपस में चेंज करो और इन दोनों के सिंबल चेंज करो और इसको b से मल्टीप्लाई कर दो। b कितना है भाई साहब? 7 और 18। ठीक है, तो 70 - 18 मुझे 90 होता है, माइनस का 20 आ रहा है। 7 6 7 42, 18 दिया कितना होता है? 54, है ना? 54 होता है। तो ये 12 नॉन जीरो मैट्रिक्स बन रही है। नॉन जीरो मैट्रिक्स होती है, इसका कौन सा सॉल्यूशन होता है? नो सॉल्यूशन। अरे हाँ यार, ये पिछले वाले में भी नॉन जीरो ही बन रही थी ना? इनफाइनाइट बोल दिया मैंने उसमें गलती से, उसको सही कर लेना, उसको नो सॉल्यूशन। नो नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी तो कैसा होगा? नो सॉल्यूशन होगा। अरे सॉरी, मेरे से गलती हो गई। वो इनफाइनाइट नहीं, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। जो इस मैट्रिक्स का जो है ना, इसका नो सॉल्यूशन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? नो सॉल्यूशन, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, चेंज द प्रीवियस आंसर, चेंज द प्रीवियस आंसर लास्ट। ठीक है, क्लियर है?
तो मैं दे रहा हूँ तुम्हारे को और कुछ भी, ठीक है। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे कभी कभार भावना में भेज जाता हूँ ना, हाँ जल्दबाजी, कोई बात नहीं। चलो एक बार क्वेश्चन आपको दे रखा था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसका बताओ यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है जिसके एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। ये तो फालतू का ऑप्शन है, इसको तो हटा दो। इन तीनों में से एक करेक्ट आंसर है, बताओ कौन सा होगा, ठीक है। हाँ एक ऑप्शन तो हमको फालतू में देना है ना, वो क्या दें, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं अपनी मन से। तो सबसे पहला हमारे को क्या करना है, सबसे पहला मेरा काम रहेगा ए निकालो, बी निकालो और एक्स निकालो। ए होता है वैसा कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स, तो क्या है 2 - 3 15 और माइनस का 10। एक्स क्या है वैसा, एक्स और वाई निकालना है। बी क्या है वैसा, बी निकालने के लिए इस 5 को इधर पहुंचाओ, प्लस का 5 हो जाएगा, इस 50 को इधर पहुंचाओ तो माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं करना, बस बड़ा आसान है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है सबसे पहले, 2 दाम 20 होता है, 15 दिया 45 होता है, माइनस माइनस प्लस 45, ठीक है। मैट्रिक्स में क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, -20 + 45, ठीक है। आंसर जो भी आएगा वो 0 तो नहीं आ रहा है ना, 0 नहीं आ रहा तो कैसा सॉल्यूशन है इसका, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है, इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो वैसा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आया तो यूनिक है ना, 0 आ गया तो 2 चीजें करनी है, एडजॉइंट निकालना है और इसकी b से मल्टीप्लाई करनी है। नॉन जीरो आया तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। 0 आ गया अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू b 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा कुछ समझ में आ गया। इससे पहले वाले में दोनों में नॉन जीरो आ रहा था, है ना, दोनों में क्या आ रहा था, नॉन जीरो आ रहा था, इसलिए हमने क्या बोला था उसको नो सॉल्यूशन। यहाँ पे डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया था, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें भी क्या आया था, ये भी नो सॉल्यूशन का केस था, ये भी क्या था, ये भी नो सॉल्यूशन का केस था। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो क्रैमर रूल है, इसको हम स्किप कर रहे हैं, क्रैमर वाला भी नहीं करवा रहे हैं आपको ना, ठीक है ना। क्रैमर वाला स्किप कर दूंगा मैं बीच में, यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, जरा देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बताओ इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो k की वैल्यू क्या होगी। हलवा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, है ना, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जल्दी। तो देखो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। a क्या है बच्चे, k 2 3 और 1, यहाँ से k आता है, यहाँ से 2 आता है, यहाँ से 3 आता है, यहाँ से 1 आता है। वेरिएबल के कोएफिशिएंट उठाना है, ठीक है ना, उठा लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। k 2 3 और 1, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो इसमें 2 कंडीशन होती है। पहले तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा और उसका एडजॉइंट ऑफ a इनटू b की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो। ये 2 चीजें याद रखनी, नो सॉल्यूशन की केस में। तो हमको मतलब इसी ऑर्डर में लगानी होती है प्रॉपर्टीज। पहले डिटरमिनेंट 0 करना है, अगर इस पे आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उस पे आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला काम ये रहेगा, है ना, since it has no solution so determinant of a should be क्या 0। so determinant निकालते k की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, k हो जाएगा -3 2 6 हो जाएगा = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब खत्म हो गया। हलवा क्वेश्चन, फ्लैटो क्वेश्चन इसको बोलते हैं ना, 2011 में कितना हलवा क्वेश्चन पूछते थे यार, ये हद हो गई इससे, कुछ भी नहीं है, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। k की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है इसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना क्या केसेस होते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, बताओ, हैव द यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉरी, और नन ऑफ द अबव, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मुझे पता है
ये सब करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करना पड़ता है, उसके लिए ए मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो ये क्या है बच्चे, 1 2 3 है, 2 1 3 है और 5 5 9 है, ये है। अब आपको ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, तो उसके लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम। तो देखो प्लस माइनस प्लस ये सिंबल होते हैं, इसको छोड़ो, 1 9 का 9, 5 3 15, फिर -2 लिखो, इसको छोड़ो, 2 18 होते हैं बच्चे, 15 हो जाते हैं। ठीक है, 5 3 15, मतलब इसके इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस का 3 लिखो। ठीक है, क्या करो, इसको छोड़ो तो 10 हो गया, 10 -5 हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। तो 15 में से 9 माइनस करो, 6 हो गया माइनस का। 18 में से 15 माइनस करो, 3 हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 हो गया। ठीक है, ये आई गेस 5 आ रहा है, 5 और 3 15 आ रहा है ये ना, कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है, फिर इसका आंसर नॉन जीरो है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है। एक बार और चेक कर लेता हूं, उसके बाद मैं बोलूंगा, बड़ा आसानी से निकल गया इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको छोड़ा, 9 एकम 9 होते हैं, 5 3 15 होते हैं, चलिए 1 2 3 2 1 3 5 5 9। ठीक है, हाँ, इसको छोड़ा, 9 हो गया, 5 3 15 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 6। उसके बाद -2 है, इसको छोड़ा, 2 9 18 5, जल्दी से आंसर आ जाता है इजीली, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसलिए 3 ये है, इसको छोड़ा, 2 5 10, 5 1 5, 10 -5। ठीक है, 9 में से 15 माइनस करे 6 हो जाते हैं, है ना। उसके बाद में 18 में से 15 माइनस करे 3, 3 दूनी 6 हो जाते हैं, ये रहती है 6। ठीक, फिर 10 में से 5 माइनस करे 5 के 15, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। 2017 हलवा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये है मेंस का 2020 का क्वेश्चन, देखना जरा कैसे करेंगे आप इसको। ठीक है, ट्राई करिएगा, ट्राई करने से सब होता है ना, नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, ट्राई तो कर रहे हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताओ फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus y plus z is equals to 2, x plus 2y plus 3z is equals to 5, 3x plus 3y plus lambda z is equals to mu has infinite many solutions। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, तो बताओ लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की पहले कंडीशन क्या होती है बताओ मुझे। डिटरमिनेंट इसका क्या होगा, 0 होगा, एडजॉइंट ऑफ a इनटू b की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 0 होगी। ये दोनों कंडीशन होती है, दोनों लगाएंगे एक करके, एक से लैम्डा निकालेंगे, एक से म्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन लगाएंगे, इसके लिए a निकालना पड़ेगा। तो a कैसे निकालेंगे, a ऐसे निकालेंगे, a x और y तीनों निकाल लेता हूं। ठीक है ना, a क्या निकलेगा, 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 लैम्डा। आपको समझ में आ रहा है a कैसे निकलता है, इसके कोएफिशिएंट होते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 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 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका लैम्डा। ठीक है, पहले तो कोएफिशिएंट निकालेंगे, उसके बाद में b निकालेंगे। b क्या होगा, b होगा 2 5 वाला म्यू। उसके बाद में x निकालेंगे, x होती है क्या क्या वेरिएबल है, x y और z। ठीक है, x की तो इतनी कोई नीड नहीं है हमारे को a और b की नीड है। तो सबसे पहला हमारे को डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ a और इसको 0 रखना है, क्या रखना है, 0, क्योंकि उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a को 0 पे रखना है इक्वल। तो क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस का सिंबल लगा देते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, इसको और इसको छोड़ते हैं, 3 2 गुना लैम्डा 2 लैम्डा हो जाता है, 3 3 9 हो जाता है। फिर -1 लिखेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, लैम्डा -3 हो जाएगा, 3 1 3 लैम्डा इनटू 1 लैम्डा। ठीक है, फिर +1 लिखेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, 3 -2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से लैम्डा निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो चार ऑप्शन में कहीं देखिएगा, क्लियर। चलो, ये हो गया 2 लैम्डा -9 माइनस लैम्डा +3 प्लस 3 -2 होता है 1 इक्वल्स टू 0। तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा हो जाता है, 3 + 1 4 हो जाता है, 4 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 हो जाता है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, 5 आ रही है। 5 दो ऑप्शन में, ठीक है, कौन कौन से में, इसमें और इसमें, तो इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर होगा, यानी ऊपर और नीचे वाले तो करेक्ट।
8 मतलब 6 और 8 4 और 9 वाले ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकते, तो 5 7 या 5 8 वाला हमारा आंसर है। अब म्यू की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, मुझे एडजॉइंट ऑफ a into b निकालना है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a को b से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, और लैम्डा की जगह पे हम वो रख देंगे जो आ रहा है 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a दोबारा से लिखते हैं, a पे भाई साहब हमारे पास है 1 1 1 1 2 3 1 3 5 5 लैम्डा की जगह पे 5, ठीक है, और इसका एडजॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालते थे याद करो, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता था, उसके C11 निकालना है, C12 निकालना है, C13 निकालना है, ठीक है, फिर C21 निकालना है, C22 निकालना है, C23 निकालना है, C31 निकालना है, C32 निकालना है और C33 निकालना है, और यहाँ पे कोफैक्टर को निकाल के यहाँ पे इस तरीके से रखना होता था, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ निकालना थोड़ा टफ काम है हमारे लिए, उसमें थोड़ा टाइम लगाता है ना, यही तो होता है, एडजॉइंट ऑफ निकालने में ही थोड़ा टाइम लगता है हमारे, बाकी तो कैलकुलेशन हो ही जाती है। तो C11 के लिए क्या करना है, इसको और इसको छोड़ना है, इसकिस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 पंजे 10 में से 3 3 9 गया तो मिला कितना 1। C12 निकालने के लिए इसको उठाना होता है, इसको छोड़ना होता है, इसको छोड़ना होता है, 5 कम 5 -3, ठीक है, 5 में 3 गया 2, लेकिन आपको पोजीशन के अकॉर्डिंग सिंबल लगाना होता है, तो -2 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में C13 इसको इसको छोड़ेंगे, 3 कम 3 -2 1 हो जाता है, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ। उसके बाद में C21 21 में इसको और इसको छोड़ेंगे, 5 कम 5 -3 5 -3 2 होते हैं, लेकिन माइनस का 2 लिखूंगा, क्यों माइनस का 2 लिखूंगा, क्योंकि हाँ वो पोजीशन जो है वो ऑड पोजीशन बन रही है, एक तरह से 2 और 1 3 हो जाता है। C22 निकालने के लिए इसको छोड़ूंगा और इसको छोड़ूंगा, इसकी इससे देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 -1 बनेगा 4, तो 4 लिख देंगे। C23 निकालने के लिए इसको और इसको छोड़ेंगे, तो 3 -1 3 -1 होता है 2, तो 2, लेकिन मैं माइनस का 2 लिखूंगा इसको, रीजन क्या है, रीजन वही है उसका, ठीक है ना। अब C31 निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 3 -2 1 हो जाता है। C32 निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, मतलब ये वाला छोड़ देंगे, 32 पोजीशन ही होती है ना, ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, तो 3 कम 3 -1 3 -1 2 होता है, लेकिन मैं माइनस का 2 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, किस किस को छोड़ा था, इसको और इसको छोड़ा, हाँ ठीक है। उसके बाद में C33 निकालने के लिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 2 -1 2 -1 कितना होता है, 1 होता है, है ना, हाँ हो गया, ये हमने निकाला। इसको हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a को हम b से मल्टीप्लाई भी यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम, है ना। इसको क्या करते हैं, b से मल्टीप्लाई भी यहीं पे कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटाता हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से लिखकर, एडजॉइंट ऑफ a into b, तो into b यहाँ पे b कितना है वैसे 2 5 और b, और इसको 0 के इक्वल रखूंगा, क्योंकि कंडीशन है एडजॉइंट ऑफ a into b = 0 होता है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 2 एकम 2 होता है, 2 पंजे 10 होता है, 1 into म्यू हो जाएगा, ठीक है। 0 का मतलब होता है 0 मैट्रिक्स है, ठीक है ना, एक तरह 2 के 4 होता है, मैट्रिक्स का 4 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, प्लस का 20 हो गया, माइनस का 2, ठीक है, 1 बनी 2 होता है, 2 पंजे 10 होता है, प्लस का 9 होता है, तीनों में से किसी को भी कंपेयर करो, सारी एक जैसी है, देखो 2 - 10 + म्यू 2 - 10 + म्यू -4, इसमें 2 कॉमन लोगे तो ये 2 - 10 + म्यू है ना, तो आप किसी को भी इक्वल 0 के इक्वल रख सकते हैं, तो ये माइनस का 8 बन रहा है, प्लस का म्यू बन रहा है, तो माइनस का 8 प्लस का म्यू किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 8, ये इसका आंसर है, ठीक। अब इसके लिए क्या क्या आना चाहिए आपको, एक तो एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, इसके ऊपर हम क्लास कर चुके हैं, एडजॉइंट निकालना आपको सिखा चुके हैं पहले से। दूसरा ये है कि आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए, कंपैरिजन करना कोई बड़ी बात नहीं, सबके इक्वल टू 0 है तो रख लो, क्या दिक्कत है ना, कंपैरिजन करना कोई बड़ी बात नहीं, कंडीशंस आनी चाहिए, कंडीशन हमने ऊपर लिखा दी, ठीक है। चलो कोई डाउट है इसमें, कैसे करा आपने, समझ में आ रहा है ना, चलो इसको अच्छे से नोट करो, नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखेंगे इसको, और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि
if L plus n plus n is equals to 0, then the system of equations minus 2x plus y plus z is equals to L, x minus 2y plus z is equals to m, x plus y minus 2z is equals to n. ठीक है, has चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं. पहला ऑप्शन है ट्रिवियल सॉल्यूशन, नेक्स्ट है नो सॉल्यूशन, थर्ड है वैसे यूनिक सॉल्यूशन, फोर्थ है हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. आपको ये बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी. बना लोगे? हां, बनाओ. चलो कितना टाइम चाहिए तुम्हारे को? ले लो यार, चलो तुम 70 सेकंड ले लो, मेरा दिल बहुत बड़ा है. 70 सेकंड में तुम इसका पूरा आंसर बना लो. ठीक है, चलो क्या, ठीक है. मेरे पास में यहाँ पे क्लॉक नहीं है, वरना मैं टाइमर लगा देता. चलो सबसे पहले मेरा काम क्या, सबसे पहले मेरा काम ये रहेगा कि मेरे को ए मैट्रिक्स निकालनी है. ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे? ए मैट्रिक्स है बच्चे -2 1 1 1 -2 1 1 1 और -2. थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं, अच्छा लगता है. ठीक है, बी मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं. चलो एक्स भी निकाल लेते हैं और बी भी निकाल लेते हैं. एक्स है एक्स वाई जेड और बी मैट्रिक्स. बी मैट्रिक्स है हमारे पास में, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख लेता हूँ. बी मैट्रिक्स है हमारे पास में, जगह सबके सब यूज करेंगे ना, एल एम और एन. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमारे को. कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला दूसरा लेते हैं. कौन सा कलर लें? थोड़ा सा ग्रीन लेते हैं, अच्छा है ना. चलो तो ये है. सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि मुझे ये चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन कैसे हैं, इनफाइनाइट मैनी है, यूनिक है, क्या है. सबसे पहला काम डिटरमिनेंट निकालना. डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चन खत्म. डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया तो फिर ये नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो पहले चेक करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है. कैसे करते थे? प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल लगाते हैं, है ना. तो सबसे पहले तो 2 ले लेंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे, 2 2 4 हो जाता है, -1 हो जाता है. फिर -1 लेंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे, -2 -1 हो जाएगा. फिर +1 लेंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे, 1 +2 हो जाएगा. समझ गए? हाँ या ना? समझे या नहीं समझे? समझ गए? ठीक है. 4 में से 1 गया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस कर, क्योंकि माइनस. ठीक है, 2 और 1 3 होता है, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा. ये भी +3. देखो 6 ये है और 6 भी ये ही, तो आंसर 0 आ रहा है. 0 आ रहा है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता. गया ये. ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, गया ये. अब क्या है? अब भाई साहब इसका या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना. या तो नो सॉल्यूशन आएगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा. कौन सा आएगा वो देखना है हमारे को, है ना. ये नो सॉल्यूशन करेक्ट है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन करेक्ट है. तो सबसे पहले तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एडजॉइंट ऑफ बी निकालना होता है और इसको मल्टीप्लाई करना होता है बी से. पता नहीं मत एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, याद करो. C11 C12 C13 C21 C22 C22 C31 32 33. यहाँ पे रखकर इसको B से L M और N से मल्टीप्लाई. तो चलिए एडजॉइंट स्टार्ट करता हूँ मैं निकालना. ठीक है, सबसे पहले C11 निकाल रहा हूँ. C11, ठीक है. जिसको एडजॉइंट निकालना नहीं आता भाई सब 2 वीडियो पीछे कर दो अपना, आपको एडजॉइंट निकालना देगा फर्स्ट में. ठीक है ना. तो C11 कैसे निकालते हैं? इसको छोड़ो, इसके इधर मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा माइनस करके वो लिखो. 3 आ रहा है. देखो 4 में से 1 गया 3. इस C12 कैसे निकालते हैं? इसको और इसको छोड़ो, 1 2 2 -2 -1 माइनस का 3 आएगा. लेकिन 1 2 पोजीशन के लिए 1 + 2 3 होता है. ऑड पोजीशन पे जब भी आता है सम तो उसको सिंबल चेंज करते हैं तो प्लस का 3 हो जाएगा. ठीक है. C13 इसको और इसको छोड़ेंगे, 1 + 2 3 हो गया. C21 इसको और इसको छोड़ेंगे तो -2 -1 -3 होता है, लेकिन 2 1 पोजीशन है तो +3 हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद C22 इसको और इसको छोड़ेंगे, 2 दूनी 4 होता है, -1 आ रहा है तो +3 आ रहा है. फिर C23 इसको और इसको छोड़ेंगे, 2 माइनस का 1 माइनस का 3 2 3 पोजीशन है तो प्लस का 3. ठीक है. C31 इसको और इसको छोड़ो, ये गया प्लस का 3. C32 सारे 3 आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है इसमें ये भी 3 आ रहा है. ठीक है, सारे 3 आ रहे, कोई बात नहीं, है ना. हमारा तो अच्छा हो गया. अब क्या करेंगे? इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे इसको. 3 को एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे ऐड कर देंगे. तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी. ठीक है. तो ये आ रहा है 3L 3M और 3N. यहाँ पे भी 3L
3m 3m, यहाँ पे भी 3l 3m 3m, ये आ रहा है, 3 कॉमन ले लो तो l प्लस m प्लस n आ रहा है। l प्लस m प्लस n की वैल्यू तो 0 है, तो 3 into 0 0 0, ये तो 0 मैट्रिक्स बन गई है ना, क्या बन गई, 0 मैट्रिक्स बन गई। अगर कभी भी ऐसा होता है एडजॉइंट ऑफ ए निकाला आपने, उसको b से मल्टीप्लाई करा और उसका आंसर 0 आ गया, तो कितने सॉल्यूशन होते हैं इसके, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ, एनी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट है, पक्का समझ आ रही है बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो हम क्या करते हैं, देखते हैं आगे कुछ लिखे मेरे पास। अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कुछ नया दिया या कुछ ऐसा करा है कि नहीं, कुछ नहीं है नया नहीं, सेम क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है, ठीक है। लैम्डा कोई रियल नंबर बोल रहा था कि कुछ भी डाल दो क्या फर्क पड़ता है, और आपको ये बताना है कि इसकी कितनी पॉजिटिव या कितनी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा। मेन सब में आया है 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क में, ये वाला है मेंस में आया है 2020 में सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आप इसको करिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको जब आप इसको करोगे तो आपको पता लगेगा कुछ चीजें आती है नहीं आती है, समझ में आना और खुद करना दोनों में डिफरेंस होता है, आप खुद कितना कर पा रहे हो, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा, इसका आंसर बताइएगा मुझे कितना आ रहा है, अगर आपका इसका आंसर करेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर देखना कि कहां पे मिस्टेक हुई है आपसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ग्रामर रूल नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, और नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी लास्ट क्लास होगी हमारी मैट्रिसेस एंड डेटा, ठीक है। तो उसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।